एफआईआर क्या होती है? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है? पहले जब हम पुराने कानून में एफआईआर, जब कोई घटना घटित होती थी, पुलिस एफआईआर दर्ज करती थी तो उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 154 के तहत दर्ज करती थी। लेकिन अभी नए कानून बन गए हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। उस सीआरपीसी 1973 की जगह अब हम नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में BNSS पढ़ेंगे। तो इसकी धारा, नए कानून की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज होंगी, जिसमें बहुत सारा कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं संशोधन के द्वारा। इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से व्याख्या की गई है। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं एफआईआर की पुरानी धाराएं के तहत उसमें क्या लिखा था और नई धारा 173 BNSS के तहत क्या लिखा है, मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे सुनने वाले दूर दराज के स्टूडेंट हैं जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं और जो लॉ पढ़ रहे हैं या जो किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजते रहते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं इसको बारीकी से समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई गलती ना हो इसलिए बुक्स का रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है, समझा होता है, हम अपने शब्दों में बोल देते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत बारीकी होती है जो कानून में एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहते हैं, इसकी धारा 154 में लिखा है कि संज्ञेय मामलों में इत्तला, यानी जो संज्ञेय मामले होते हैं उनमें इत्तला कैसे दी जाती थी। देखिए, अब जो अपराध घटित होंगे वो BNSS की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज होगी। मैं बार बार धाराएं इसलिए दोहरा रही हूँ जिससे कि सुनकर भी आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो सकें। पिछला सीआरपीसी की धारा 154 पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगी कि इसमें क्या लिखा था। इसमें लिखा था कि संज्ञेय मामलों में इत्तला, इसकी उपधारा 1, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा। प्रविष्ट किया मतलब लिखा जाएगा। उपधारा 2 में लिखा है, उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। उपधारा 3, कोई व्यक्ति जो कोई पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यतीत है, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करने, या मतलब इसमें है या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी। अन्वेषण मतलब बोलचाल की भाषा में इन्वेस्टिगेशन, हम सब परिचित हैं इस शब्द से। इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में अन्वेषण। ठीक है, ये तो उसमें लिखा है सीआरपीसी 1973 की धारा 154 में। ये पहले जो
था कानून, उसकी जगह अब नया कानून आ गया है जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS 2023 कहते हैं। पहले 154 में होती थी, अब धारा उसकी जगह 173 में FIR दर्ज होगी। अब 173 में FIR दर्ज होगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ दी गई हैं जिसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए BNSS का अध्याय 13, इसमें लिखा है पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ, जो धारा 173 से 196 तक है। ठीक है, लेकिन हमें आज सिर्फ धारा 173 के विषय में पढ़ना है और समझना है। धारा 173 में हेडलाइन वही है, संज्ञेय मामलों में इत्तला। ठीक है, इसकी उपधारा 1 बोल रहा है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी और मौखिक रूप से दी जा सकेगी। ठीक है, अभी यहाँ दो शब्द जोड़ गए हैं, मौखिक रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से। ठीक है, अब इसका खंड 1 बोल रहा है कि मौखिक रूप से दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी। ठीक है, अब उपधारा 1 के खंड 2 में बोल रहा है यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर, है ना, हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। इसका परंतु बोल रहा है, परंतु यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। ये महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की धाराएं हैं। इसमें इमीडिएटली महिला अधिकारी के द्वारा ही या उस समय जो महिला पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा ही ये रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। परंतु यह और कि खंड का बोल रहा है इसका, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, जो नई संहिता बनी है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इप्सा करता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। दुभाषिया मतलब जो ट्रांसलेट कर सके। कई बार गांव देहात में लोग ऐसे रहते हैं जिनको नॉर्मली चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनकी भाषा में कोई उसे समझा सके। इसका खंड ख बोल रहा है, ऐसी इत्तला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। अब ये नया जुड़ गया है कि अगर ऐसा कुछ लिखा जा रहा है रिपोर्ट में तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी।
माने वीडियो फिल्म बनाई जाएगी। ग पॉइंट बोल रहा है कि पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा 6 के खंड क के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। अब धारा 173 की जो उपधारा 1 में ये सारे पॉइंट हैं। धारा 173 की उपधारा 2 बोल रहा है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इतला की प्रतिलिपि इतला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। उपधारा 3 बोल रहा है कि धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इतला की प्राप्ति पर उसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, किंतु 7 वर्ष से अधिक नहीं है। थाने का भारसाधक अधिकारी, इसका खंड 1 बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए या खंड 2 उप अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, ऐसी रैंक के अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो कि पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रवृत्ति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा। उपधारा 4 बोल रहा है कि देखिए, उपधारा 4 बोल रहा है कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इतला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इतला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। यहाँ भी वही चीज़ लिखी है कि यदि उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है तो फिर वो डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। अगर वो भी नहीं सुनवाई, या तो खुद सुनवाई करेगा या किसी ऑफिसर को नियुक्त करेगा, यदि वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर ऐसा व्यथित व्यक्ति डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के समरूप है। देखिए इस तरह से लिखा है। कुछ शब्द हैं जो हमारी बोलचाल भाषा में बहुत ही आसानी से लोग समझ जाते हैं, है ना, जैसे कि FIR हो गया, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो प्रथम दृष्टया जिसे प्राइमा फेसी बोलते हैं, तो इस तरह के शब्द हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। इसमें नई धाराएं जुड़ गई हैं कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध यदि हो रहे हैं तो वो महिला ऑफिसर के द्वारा ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उसमें फिर अलग अलग धाराओं के तहत जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के संबंधित, महिलाओं के साथ, तो महिला ऑफिसर ही लिखेगी और उनको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी भाषा में समझाने के लिए दुभाषी का भी हेल्प लेगा। और इतला अगर जो दे रहा है उसको उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और उसको तुरंत एक कॉपी फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आज का कि FIR पहले किन धाराओं में दर्ज होती थी और अब किन धाराओं में किस एक्ट के तहत दर्ज होती है। तो मैंने बता दिया है कि नया जो एक्ट बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS 2023 कहते हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, इसकी धारा 173 में और ज़्यादा संशोधन करके और ज़्यादा अच्छे से समझाते हुए इसमें रिपोर्ट लिखने का पूरा प्रक्रिया बता दी गई है। मैंने बहुत सरलता से पढ़ के सुनाया है, समझाया है। यदि जिसे समझ में ना आया हो, लॉ के स्टूडेंट हो, किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ATPO की तैयारी कर रहे हो, तो आप मैसेंजर में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, विस्तार से भी लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझा दूंगी।
और यदि आप लोग मुझे सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अच्छा लगता है, मैं भी आप लोगों के अकॉर्डिंग लेक्चर बना देती हूँ। और आज के लिए इतना ही। आप लोग जितने ध्यान से सुनते हैं मैं उतनी ही चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न आप यहाँ भी पूछ सकते हैं जहाँ आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं। प्रश्न आप मैसेंजर में भी जाके पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कहीं भी, आप किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए मुझ तक प्रश्न अपने पहुँचा सकते हैं। मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूँगी बिना कोई शुल्क लिए। पूर्णतः निःशुल्क मैं संबंधित प्रश्न पे लेक्चर बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए नहीं, धन्यवाद। शुभ रात्रि।